नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कॉलम चैप्टर। आरसीसी में एक चैप्टर है, उसका नाम है कॉलम या कंप्रेशन मेंबर। तो आज मैं कंप्रेशन मेंबर के बारे में आपको कुछ नॉलेज देने वाला हूँ। तो व्हाट इज़ अ कंप्रेशन मेंबर। सीधी सी बात है कि कंप्रेशन मेंबर इज़ अ स्ट्रक्चरल मेंबर which is predominantly subjected to compression। एक ऐसा मेंबर जो कि कंप्रेशन फोर्स को बियर कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन मेंबर। इट्स ओरिएंटेशन इज वर्टिकल एंड टर्म्ड एज कॉलम, अदरवाइज स्ट्रट। अब आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर कंप्रेशन मेंबर्स वर्टिकल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम। और अगर वो इंक्लाइंड है या वर्टिकल के अलावा कुछ और भी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रट। So this is known as the compression member. Now we are going to do the classification of column based on the type of steel। टाइप ऑफ स्टील के अनुसार अगर हम उसे क्लासीफाई करें तो तीन तरह के कॉलम होते हैं। पहला होता है टाइट कॉलम, दूसरा होता है स्पाइरली और हेलिकली रिइंफोर्स्ड कॉलम, और तीसरा होता है कंपोजिट कॉलम। तो ये तीन जो कॉलम्स हैं वो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टील होते हैं क्लासीफाई। अब दूसरा बेसिस जिस पर हम कॉलम को क्लासीफाई कर सकते हैं वो है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लोडिंग। मतलब लोडिंग के हिसाब से किस तरह से कॉलम को क्लासीफाई किया जाता है। कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम पहला होता है। कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, लोड पासिंग थ्रू सीजी ऑफ द सेक्शन। कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम का मतलब होता है कि जो लोड पास हो रहा है कॉलम के, वो सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है लोड। दूसरा है एक्सियली लोडेड कॉलम। एक्सियली लोडेड कॉलम में लोड पासिस थ्रू इसेंट्रिसिटी विद इन 5% ऑफ लेटरल डायमेंशन। मतलब इसेंट्रिसिटी यानी जो सीजी से दूरी है वो 5% के अंदर होनी चाहिए, जो लेटरल डायमेंशन है उसके। दो तरह के डायमेंशन होते हैं। पहला होता है लेटरल डायमेंशन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन। जो लेंथ के अलोंग जो डायमेंशन है वो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन होता है, और जो विड्थ के अलोंग डायमेंशन है या ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग जो डायमेंशन है वो होता है लेटरल डायमेंशन। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लोडिंग वो है एक्सियल लोड विद यूनिएक्सियल मूवमेंट। लोड पासिंग थ्रू इसेंट्रिसिटी अबाउट वन एक्सिस ओनली। मतलब जो लोड है वो एक एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिएक्सियल मूवमेंट। एक्सियल लोड विद यूनिएक्सियल मूवमेंट। दूसरा होता है एक्सियल लोड विद बाई एक्सियल मूवमेंट। लोड पासिंग थ्रू इसेंट्रिसिटी अबाउट बोथ एक्सिस। तो अब मैं आपको मेरे नोट्स से बताना चाह रहा हूँ कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो ये देखिए मेरे नोट्स। तो इसमें क्या लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं कि जो एक्सियल जो एक्सियल लोड है जो एक्सियल लोड है तो इस तरह से जो ये डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम देखिए। मतलब जो इसेंट्रिसिटी है वो बायएक्सियली है, यानी दोनों एक्सिस के अराउंड इसेंट्रिक है। तो इस और एक है कंसेंट्रिक। जो पहला वाला है वो है कंसेंट्रिक, और जो दूसरा वाला है वो इसेंट्रिसिटी अबाउट बायएक्सियल, एक्सियल लोड विद बायएक्सियल बेंडिंग। तो ये डायग्राम मैंने आपको बताया समझाने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल से क्लासिफिकेशंस हैं कॉलम के।
तीसरा है बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे अगर कॉलम को क्लासीफाई किया जाए तो 3 तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली बात तो स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ of the column to the least lateral dimension of the column. Effective length to the least lateral dimension, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लेंडरनेस रेशियो। पेडेस्टल के लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 3 होता है। शॉर्ट कॉलम के लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 3 to 12 होता है, और लॉन्ग कॉलम के लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होता है। तो ये आपको वैल्यूज़ है जो याद करनी पड़ेगी कि स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे कॉलम को 3 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है: पेडेस्टल, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। अब इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होती है? जो इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। तो it is the distance between point of contraflexure or point of zero moment. In other words, length of column that effectively participates in buckling is called effective length of column. वो length of column जो buckling में effectively participate करती है उसे हम effective length of column बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब effective length of column में अलग अलग एंड कंडीशंस होती हैं। पहली एंड कंडीशन जो होती है वो होती है कि जो कॉलम है वो बोथ साइड से हिंज है, हिंज फ्रॉम बोथ साइड्स। तो उसमें जो इफेक्टिव लेंथ है वो 1 इंटू लेंथ अनसपोर्टेड, यानी जो रेशियो है इफेक्टिव लेंथ का और लेंथ अनसपोर्टेड का वो है 1। दूसरी जो सपोर्टिंग कंडीशन है वो एक एंड जो है वो हिंज है और दूसरा फिक्स्ड है। तो उसमें जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो 0.7 इंटू एल अनसपोर्टेड हो जाएगी। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, और रिकमेंडेड वैल्यू है वो 0.8 इंटू एल अनसपोर्टेड, वो रिकमेंडेड वैल्यू है। तो हमको तो रिकमेंडेड वैल्यू याद करनी है, तो यानी 0.8 इंटू एल अनसपोर्टेड को आप याद कर लीजिए। बहुत सिंपल सा एक डेटा है। तीसरा है कि जो बीम है वो बोथ साइड्स दोनों तरफ से फिक्स्ड है, फिक्स्ड बीम है, तो उसमें 0.65 रहेंगे, है ना। तो ये 3 वैल्यूज़ तो आप याद कर ही लीजिए। पहले में जो बोथ साइड हिंज है उसमें 1, एक साइड हिंज एक साइड फिक्स उसमें 0.8, और दोनों साइड फिक्स है उसमें 0.65। एक साइड फिक्स और दूसरी साइड फ्री है तो 1.2, और एक साइड हिंज और दूसरी साइड फ्री है तो 2। L unsupported may also be different about different axes. For example, one end of column is connected by beams of different depth from different directions. मतलब जो L unsupported है वो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होती है। इसका एक एग्जांपल है जो कॉलम का एक एंड है वो बीम से कनेक्ट हो रहा है और जो बीम है वो अलग डेप्थ की है और अलग अलग डायरेक्शंस की है। तो ये नोट। अब इसमें कॉलम में जो मेन चीज़ें हमको याद करने की होती है वो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। पहला तो है कि भाई इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद करो।
मिनिमम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है एल अनसपोर्टेड बाय 500 प्लस डी बाय 30 और 20 mm, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। इसमें लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट में जो मिनिमम 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया और मैक्सिमम 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, तो ये आपको याद करने पड़ेंगी वैल्यूज। मिनिमम डायमीटर जो है वो 12 mm, रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए जो 4 नंबर की 4 बार्स और सर्कुलर कॉलम के लिए 6 बार्स। मैक्सिमम स्पेसिंग along periphery should not exceed 300 mm। अब जो ये ट्रांसफर्स, अब इसमें नॉमिनल कवर कितना होता है? मिनिमम नॉमिनल कवर जो होता है वो 40 mm का दिया जाता है, 40 mm और डाया ऑफ बार, उसे हम मिनिमम नॉमिनल कवर देते हैं। इट कैन बी रिड्यूस टू 25 mm फॉर sectional dimensional and 200 mm or less and bar dia 12 mm। ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है कॉलम में? बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट को रोकने के लिए, कन्फाइनमेंट ऑफ कंक्रीट के लिए और लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट को एक पोजीशन में होल्ड करने के लिए, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए शियर और टॉर्शन। लेटरल टाइज जो होती है उसके 2 फॉर्मूले हैं, पहला है डायमीटर का, दूसरा है स्पेसिंग का। डायमीटर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ फाई लॉन्ग मैक्सिमम डिवाइड बाय 4, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट में जो मैक्सिमम डायमीटर है डिवाइड बाय 4 और 6 mm, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 की वैल्यू होगी। दूसरी है स्पेसिंग, जो होनी चाहिए शुड नॉट बी लेस देन मिनिमम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 into 5 लॉन्ग मिनिमम 300 mm। इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो स्पेसिंग की वैल्यू होगी। अब लास्ट जो है वो है स्पायरल रिइंफोर्समेंट, स्पायरल या हेलिकल रिइंफोर्समेंट। इसमें स्पायरली रिइंफोर्स्ड कॉलम्स आर मोर डक्टाइल and its load carrying capacity is 5% higher than a column with lateral ties। मतलब इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कॉलम विद लेटरल टाइज के मुकाबले में 5% ज़्यादा होती है। जो हेलिकल है उसमें जो कैपेसिटी है वो कॉलम विद लेटरल टाइज के मुकाबले में 5% ज़्यादा होती है। कॉलम विद स्पायरली रिइंफोर्स्ड concrete with spirally reinforced column is subjected to triaxial compression. Column is considered as spirally reinforced when following condition is satisfied. Volume of spiral reinforcement divided by volume of core is greater than equal to 0.36 FCK by Fy Ag by Ac minus 1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे तो वॉल्यूम ऑफ स्पायरल reinforcement divided by volume of core should be greater than equal to 0.36 FCK by Fy into Ag by Ac minus 1। तो ये जो इक्वेशन है वो स्पायरल या हेलिकल रिइंफोर्समेंट की। वॉल्यूम ऑफ स्पायरल रिइंफोर्समेंट पर पिच जो है वो होता है π/4 φs स्क्वायर पाई dc माइनस ds। वॉल्यूम ऑफ कोर पर पिच होता है π/4 dc स्क्वायर इंटू पिच। Ag is equal to π/4 d square, Ac is equal to π/4 dc square। Phi s is greater than maximum of pi long max by 4 और 6। S जो स्पेसिंग है वो should be less than equal to minimum of 75 mm और dc by 6। जो स्पेसिंग है वो should be greater than equal to maximum of 25 mm और 3 into 5 of spiral। assumptions जो है इसमें वो है कि assumption 1 to 5 of limit state of collapse of flexure is applicable for compression also। For axially loaded columns, maximum strain in all fibers is limited to 0.002। For columns subject to axial load with bending and entire section is under compression, maximum strain in concrete is limited to 0.0035
minus 3/4 of compression strain in least compressed fibers. तो जो एक्सियल लोड और बेंडिंग अगर दोनों लग रही है कॉलम पे, तो जो एंटायर सेक्शन है वो कंप्रेशन में होगा, और जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है कंक्रीट में वो 0.0035 माइनस 3/4 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेन इन लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर होता है। अब आता है जो कंसेंट्रिकली लोडेड जो शॉर्ट कॉलम है, उसमें जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कैसे निकालते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है पीयू जो है वो इक्वल टू होता है, कंसेंट्रिकली में होता है 0.45 एफ सी के ए जी प्लस 0.75 एफ वाई माइनस 0.45 एफ सी के इंटू ए सी यानी एरिया ऑफ कोर, ए जी यानी एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया। स्पायरली रिइंफोर्स्ड कॉलम में इस वैल्यू को हम 1.05 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। RC short column of section size 450 into 450 is reinforced with 4 bars of 20 mm phi and made up of M20 concrete. Calculate concentric working load carrying capacity of column by ignoring reduction of concrete area due to presence of steel. Axially loaded short column, अब axially loaded short column में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कैसे निकालते हैं। पी यू इज इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला, पी यू इज इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए जी प्लस 0.67 एफ वाई माइनस 0.4 एफ सी के इंटू ए एस सी। तो लास्ट वाली जो लोड कैरिंग कैपेसिटी थी उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था कि 0.45 एफ सी के ए जी प्लस 0.75 एफ वाई माइनस 0.45 एफ सी के इंटू ए एस सी यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। इसमें 0.45 की जगह जो एक्सियली लोडेड है उसमें 0.45 की जगह 0.4 आ जाएगा और 0.75 की जगह 0.67 आ जाएगा। तो ये तो था हमारा कॉलम की डिज़ाइन के बारे में। अब इसमें एक और टॉपिक आता है वो है इंटरेक्शन चार्ट। तो इंटरेक्शन चार्ट अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, फिर भी इंटरेक्शन चार्ट में 2 वैल्यूज़ आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। 2 वैल्यूज़, 2 जो इसकी में महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज वो आपको इसमें याद करने बहुत ज़रूरी है। इंटरेक्शन चार्ट, इसमें जो MAX इज इक्वल टू PUD अपॉन 2000 L इफेक्टिव X बाई D का होल स्क्वायर और MAY इज इक्वल टू PUB बाई 2000 L इफेक्टिव Y बाई B का होल स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है याद करना। तो इनसे क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। तो ये जो चीज़ें मैंने जो इस 20 मिनट के लेक्चर में आपको समझाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और इन वैल्यूज़ को आप अगर याद रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे और आप सफल हो जाएंगे। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने का एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया, प्रकाश डाला है इन चीज़ों पर। तो मुझे लगता है कि आप इसे अच्छे से, अगर आपको रिवाइज करना है कॉलम को तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और आपके जो नोट्स हैं उनसे इनको मैच करिए, और जो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप इन्हें अच्छे से बार बार रिवाइज करेंगे। थैंक यू।
Have a nice day.